एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 है ये, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। 8वां चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इससे पहले 1 से लेके 7 तक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे वीडियोस बन चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर किसी खास तरह के विशेषा अधिकार को प्राप्त करना, किसी खास प्रकार के अधिकार को प्राप्त करना। भारत में सन 1980 के दशक की बात कर ले तो इस समय स्वायत्तता के दशक के रूप में इसे देखा जाता है। 1980 का जो समय है, इस समय को भारत के अंदर स्वायत्तता मतलब विशेषाधिकार या फिर आजादी के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता का अर्थ होता है किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार मांगना। मतलब कोई एक ऐसा राज्य है, कोई ऐसा जगह है जो कुछ अलग अधिकारों का डिमांड करता है। मतलब जो अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, इससे ज्यादा डिमांड करना जो है वो स्वायत्तता कहलाता है। देश के कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई। कुछ लोगों ने अपनी मांग के लिए हथियार भी उठा लिए। मतलब ये हिंसा पे उतर चुके थे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्र की जो भावना होती है, क्षेत्रीयता की जो भावना होती है, वो अलगाव का रास्ता पकड़ लेता है। कहने का मतलब ये है अपनी बातों को मनवाने के लिए जब व्यक्ति हथियार उठा ले, इसे हम हिंसा वाला आंदोलन कहते हैं। और ये आंदोलन हो क्यों रहा था? तो कुछ ऐसे स्थान थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो सरकार से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। मतलब एक विशेषाधिकार की मांग कर रहे थे, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अधिकारों का मांग कर रहे थे। या फिर आप कह सकते हैं विदेशी जो शक्ति थी वो इनको बहका रहे थे इस प्रकार के आंदोलन को करने के लिए। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता कहने का मतलब है भारत देश की एकता को लेके ये काफी बड़ी समस्या बनकर उभर चुकी थी, क्योंकि इससे भारत देश टूटने के कगार पे आ चुका था। इसी को हम कहते हैं स्वायत्तता। तो आपने इस पॉइंट में स्वायत्तता के अर्थ के बारे में समझ लिया। अब जो हमने अभी आपको बताया है कि क्षेत्रीयता जो भावना थी या फिर जो एक राज्य का जो आकांक्षा था, जो डिमांड था, वो क्या था, इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली जो विशिष्ट मांग थी, वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आसान भाषा में समझ लीजिए। जब एक ही राज्य के कुछ लोग अपने राज्य के लिए, अपने जगह के लिए, अपनी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति और भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कुछ विशेष मांगों का डिमांड करना शुरू कर दें, तो ऐसे डिमांड को, ऐसे मांग को हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण क्या थे। क्या क्या ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो है धार्मिक विभिन्नता। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों को माना जाता है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण के रूप में। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सांस्कृतिक विभिन्नता कहने का मतलब है, सांस्कृतिक विभिन्नता कहने का मतलब है कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं भरा देश है। इसमें कई अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का पालन किया जाता है, तो ये भी क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक भिन्नता भी है हमारे भारत देश के अंदर। भौगोलिक भिन्नता कहने का मतलब है पूरे भारत में एक जैसे मौसम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अलग अलग भिन्नताएं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खनिज है, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, कोई समुद्री इलाका है, कोई बाढ़ वाला इलाका है। तो ये हमारी भौगोलिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए भी क्षेत्रीयता का प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक स्वार्थ कहने का मतलब है कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने बातों को मनवाने के लिए किसी विशेष प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसे हम राजनीतिक स्वार्थ कहते हैं।
पॉइंट हमारा कहता है असंतुलित विकास। असंतुलित विकास कहने का मतलब है समाज के अंदर रह रहे सभी व्यक्तियों का एक समान यदि विकास नहीं हो रहा है तो इसके अंदर असंतुलन फैल जा रहा है। जैसे कुछ ऐसे तबके हैं जिनको विकास की जरूरत है और उनके समाज में विकास नहीं हो रहा है, और उन्हीं के समरूप जो दूसरे समाज के लोग हैं उनका विकास सही स्तर पे हो रहा है। तो ऐसे में एक दूसरे समाज का एक से समाज से दूसरे समाज में असंतोष फैल जाता है। इसी को हम अनबैलेंसिंग डेवलपमेंट कहते हैं, जहां पे असंतुलित विकास देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल इत्यादि। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हित के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए आपस में एक जाति के लोगों को जमा करके उनसे अपने लाभ को बनाने के लिए इस तरह की आकांक्षाओं का डिमांड सरकार से करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में क्या अंतर है। तो पहले तो हम क्षेत्रवाद को समझ लेते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है। क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक आर्थिक विकास संबंधी मांग उठाना। मतलब जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के अंदर तो कई सारे राज्य हैं। 28 राज्यों के अंदर मान लो किसी एक राज्य में, बिहार से बात कर लेता हूँ, बिहार राज्य को लेके किसी राजनीतिक आर्थिक एवं विकास संबंधी विकास का डिमांड जो है हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रवाद है कि हम अपने एक क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी संस्कृति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉपर स्थान है जहाँ के विकास की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्षेत्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पृथकतावाद क्या होता है। तो किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना जो है वो पृथकतावाद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा है कि पंजाब से कैसे एक जो क्षेत्र है, फिलहाल में कई सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसमें आपने खालिस्तान का नाम सुना होगा, जो अपने आप को पृथकतावाद की नीति के सहारे भारत से अलग होने का डिमांड करते हैं। तो जब किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना उत्पन्न होने लगे, अखंडता को ध्वंस करने की भावना उत्पन्न होने लगे, तो ऐसे समय को हम, ऐसी सोच को हम पृथकतावाद के नाम से जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है जम्मू एवं कश्मीर मुद्दा। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र शामिल है। एक जम्मू है, एक कश्मीर है और तीसरा लद्दाख है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर हम अपने मैप को देखें तो यहाँ पे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, यही 3 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे राजनीति किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं यह एक राजनीतिक क्षेत्र है और सामाजिक क्षेत्र भी शामिल है। कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये सब ऑलरेडी हमने बुक नंबर 1 में पढ़ रखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा है, और जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान ने कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया है, मतलब चीन को दे दिया है। पाकिस्तान ने तो एक तो जबरदस्ती भारत से छीन के ये कब्जा भी कर रखा है, और दूसरी तरफ उसने उस हिस्से को चीन को दे दिया है। स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब आजादी से पहले, जम्मू कश्मीर में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पे राजा का द्वारा शासन किया जाता था, और यहाँ के राजा का नाम हरि सिंह था। तो ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है जिसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दा मुद्दा जो है उसके समस्या की जड़ कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों कश्मीर मुद्दा आज इतना तुल पकड़े हुए है। तो 1947 में पहले यहाँ पे जो राजा थे वो हरि सिंह थे, उनका शासन था। यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं के द्वारा शासन होता था। ये भारत से नहीं मिलना चाहते थे। हरि सिंह जो थे, जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे, वो भारत के साथ अपने राज्य का विलय नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अधिक हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इसे पाक में मिल जाना चाहिए। कश्मीर को लेके पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि कश्मीर में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो उनको भारत के साथ ना जाकर के पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा पद छोड़ दे। कौन राजा? हरि सिंह पद छोड़ दे। और शेख अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे, यह कांग्रेस के करीबी थे भी। आप ऐसा कह सकते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी दोस्त भी हुआ करते थे। कौन? शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला यही चाहते थे कि राजा जो है हरि सिंह वो अपना पद छोड़ दे, और ये नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे, तो ये अपने हिसाब से कश्मीर को अपने अंदर रखना चाहते थे। पॉइंट हमारा कहता है राजा हरि सिंह ने
इनको अलग स्वतंत्र देश घोषित किया तो पाकिस्तानी कबायलियों की घुसपैठ के कारण राजा ने भारत सरकार की सैनिक सहायता मांगी। लास्ट में क्या हुआ, जब अंग्रेज हमारे भारत से जा रहे थे तो उन्होंने तो यही कहा था कि जो राज्य भारत के साथ विलय होना चाहता है वो भारत के साथ विलय हो जाए, जो पाकिस्तान के साथ विलय होना चाहता है वो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए, और जो खुद को स्वतंत्र रखना चाहता हो वो खुद को स्वतंत्र रख सकता है। तो यहाँ पे ये हरि सिंह जो थे, जो कश्मीर के राजा थे, वो खुद को स्वतंत्र रखते हुए अपने आप को एक देश के रूप में घोषित किया। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने इनके अंदर घुसपैठ करना शुरू कर दिया तो हरि सिंह जो वहां के राजा थे उन्होंने भारत के सैनिकों से या फिर भारतीय सैनिकों से सहायता मांगी। बदले में कश्मीर के भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी हुआ। इसके बाद हरि सिंह ने एक संधि किया जिसके कारण पूरा कश्मीर भारत के अंदर विलय हो गया। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष राज्य का दर्जा भी इसको प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण इस क्षेत्र में हमेशा अशांति बना हुआ रहता है। यहाँ पे आए दिन आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ आतंकवादी संगठन जो है यहाँ पे हमला करते रहते हैं, यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यहाँ के अलगाववादियों की 3 मुख्य धाराएं क्या क्या है। तो सबसे पहला, यहाँ के जो अलगाववादी हैं जो चाहते हैं कि भारत से कश्मीर अलग हो जाए, उनका डिमांड है कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए, कश्मीर को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए, जो हरि सिंह भी चाहते थे। दूसरा पॉइंट है कश्मीर का पाकिस्तान में विलय किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत से हटकर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कश्मीर भारत का ही भाग रहे परंतु इसे और अधिक स्वायत्तता दी जाए। मतलब भारत का तो ठीक है कश्मीर, लेकिन इसको और ज्यादा अधिकार चाहिए। पहले से ही बहुत सारे अधिकार जम्मू और कश्मीर को मिला हुआ था, जिसकी कटौती अभी हाल फिलहाल वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के मुख्य डिमांड के रूप में जाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है बाहरी और आंतरिक विवाद। बाहरी और आंतरिक विवाद से आप क्या समझते हैं? तो बाहरी और आंतरिक विवाद को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना दावा करता रहा है। 1947 युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक के कब्जे में आया। 1947 से 1948 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके युद्ध हुआ। अभी तक के 4 युद्धों में सबसे पहला युद्ध यही था जो 1947 से 1948 में हुआ, जिसे आजाद कश्मीर या पीओके भी कहा जाता है। ये क्या है? ये पाकिस्तान के कब्जे में आया हुआ कश्मीर का वह भाग है जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। इसे 370 के तहत अन्य राज्यों से अधिक स्वायत्तता दी गई है। मतलब और जितने भी राज्यों को अधिकार मिला है उससे ज्यादा अधिकार इस राज्य को अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1948 के बाद की राजनीति। तो हम अब 1948 के बाद की राजनीति को भी एक नजर में देख लेते हैं। पहले सीएम शेख अब्दुल ने भूमि सुधार जन कल्याण के लिए काम किया था। जब वहां पे शेख अब्दुल्ला का सरकार आया, जो वहां के पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने वहां पे भूमि सुधार का काम किया, जनता के कल्याण के लिए काम किया। कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार में मतभेद हो जाते थे, क्योंकि यह ऐसा जगह था, एक तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ जगह है जिसमें कुछ जगहों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और यह एक मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस कारण से वहां के सीएम और पीएम के बीच में अक्सर टकराव होते रहते थे। 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त कर दिए गए। इसके बाद जो नेता आए वो शेख जितने लोकप्रिय नहीं थे, मतलब शेख अब्दुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता नहीं थे। केंद्र के समर्थन पर सत्ता पर रह रहे धांधली का आरोप लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र ने यहाँ पे करप्शन का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 1953 से 1974 तक कांग्रेस की राजनीति पर इसका असर रहा। 1953 से 1974 तक कांग्रेस की राजनीति, क्योंकि उस समय केंद्र में जो सरकार था वो तो कांग्रेस का ही था, और जो जम्मू कश्मीर था वो केंद्र शासित प्रदेश था, इसीलिए इनकी राजनीति पर यहाँ पे कई प्रकार के असरों को देखा जाता है। 1974 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया। इंदिरा गांधी ने
शेख अब्दुल्ला से समझौता किया और उन्हें फिर से सीएम बना दिया। दोबारा नेशनल कांग्रेस को खड़ा किया, 1977 में फिर बहुमत मिला और 1982 में मौत भी हो गई। ये याद रखिएगा, नेशनल कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसको दोबारा खड़ा करने के लिए ही इन्होंने शेख अब्दुल्ला को वहां का सीएम बनाया। 1977 में इनको फिर से बहुत बहुमत प्राप्त हुआ, जो मैंने पहले के चैप्टर में भी कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। लेकिन 1982 में मौत हो गई। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद एनसी की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाला। खुद शेख अब्दुल्ला के बेटे ने ही उनका पद को संभाला और फारूक फिर से क्या हो गए, सीएम बन गए। फिर से कहने का मतलब है अपने पिताजी के मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर बने और 1986 में केंद्र ने एनसी से चुनावी गठबंधन किया, मतलब उसके साथ गठबंधन के साथ वहां पे चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पंजाब संकट। 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया। याद रखिएगा 1920 में इस यहाँ पे क्या हुआ, अकाली दल ने पंजाब के अंदर एक आंदोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके सन 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बनाए गए। पहले जो हरियाणा था वो भी पंजाब के अंदर ही था और हिमाचल प्रदेश था वो भी पंजाब के अंदर था, लेकिन भाषा के हिसाब से राज्यों का निर्माण हो रहा था। तो हिमाचल प्रदेश में तो अलग भाषा बोली जाती है, पंजाब के अंदर अलग भाषा बोली जाती है, हरियाणा के अंदर अलग भाषा बोली जाती है। तो इन अलग अलग राज्यों का यहाँ पे निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश यहीं से बन के उभरा और अकाली दल ने सन 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग भी उठाई। पंजाब को जैसे कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, वैसे ही पंजाब के लिए भी यहाँ पे मांग उठी। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग के लिए, कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने का मांग किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था अलगाववाद के बारे में, जिसमें हमने हमने आपको बताया था कि कैसे पंजाब से अलग होकर एक अलग मुल्क बनना चाहता है खालिस्तान, जो भारत इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि कुछ जो स्वायत्त सिख पहचान, मतलब ये चाहते हैं कि एक सिख का अपना अलग ही देश हो और वो देश बनाने के लिए ही भारत से अलग होकर ये खालिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। और खालिस्तानियों को भी भारत के यहाँ एक उग्रवादी और आतंकवादी संगठन के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि ये लोग हैं, ये जो इन खालिस्तान के समर्थन के लोग हैं, ये भी भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। सन 1980 के बाद अकाली दल पर, जो अकाली दल था उस पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया। उग्रपंथी कहने का मतलब आप समझ लीजिए सीधा कि आतंकवादी संगठन जैसे लोगों का नियंत्रण हो गया। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बना लिया, मतलब सिखों का एक पवित्र मंदिर था स्वर्ण मंदिर, उसमें इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही किया, जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। जिस प्रकार से अकाली दल के जो उग्रपंथी थे उन्होंने एक मंदिर को अपना ठिकाना बनाया, तो इनको मंदिर से हटाने के लिए उस समय के इंदिरा गांधी के सरकार ने एक सैन्य कार्यवाही किया, मतलब सैनिकों को भेजा और एक ऑपरेशन किया और इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। पॉइंट हमारा कहता है इंदिरा गांधी की हत्या। इस सैन्य कार्यवाही को सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इनके मंदिर के अंदर सैन्य कार्यवाही किया, तो इससे जितने भी सिख समुदाय के लोग थे इन्होंने इसे अपने धर्म के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। देखिए इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दिया गया, लेकिन दूसरी पहलू में आप देखिए तो पूरे, मैं तो लगभग यही कहता हूँ, पूरे भारत में जितने भी पंजाबी थे, जितने भी सिख थे, उनको बहुत बुरी तरीकों से मारा गया, बहुत ही बुरी तरीकों से काटा गया। अब हम बात करेंगे पंजाब समझौता के बारे में।
पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगेवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना का प्रयास किया। जब अकाली दल के जो उस समय के सुप्रीमो नेता थे और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इन दोनों के बीच में जो संधि हुआ है, जो बातें हुई है, जिससे फिर से वापस पंजाब में शांति कायम हो सके, ये कब हुआ? 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक समझौता किया था। इसी को हम पंजाब समझौता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान। देखिए, पंजाब समझौते के जो मुख्य प्रावधान थे उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये बीबीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट हमारा कहता है चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। अब देखिए, चंडीगढ़ जो बना था ये पंजाब को दिया जाएगा, ये समझौते में सबसे पहले मुद्दे पे बात किया गया। दूसरा पॉइंट है पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसे सुलझाने के लिए एक नए प्रकार की कमेटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे हेतु जो बातें हैं वो न्याय के हिसाब से उसके गठन किया जाए और पानी का बंटवारा जो है वो सही तरीके से किया जाए। पंजाब में उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, मतलब जो लगाया गया था एक्स्ट्रा फोर्सेज या एक्स्ट्रा नियम पंजाब के सुरक्षा के लिए, उसको नियमित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो थी वो पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जो उस समय के अकाली दल के नेता और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूर्वोत्तर भारत। अब इसे भी समझ लेते हैं। इस क्षेत्र में टोटल 7 राज्य हैं, जिसमें भारत की 0.4%, मतलब आप कह सकते हैं 0.4% आबादी रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान से लगती है। इस क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं, इन राज्यों का बॉर्डर जो है वो हमारे विदेशी देश जो है, मतलब कि जो मुल्क है हमारे पड़ोसी, जिसमें चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश का द्वार के रूप में भी देखा जाता है। यह एक गेट है, किसके लिए? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति में संवेदनशील बनी रहती है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की जो राजनीति में स्वायत्तता की मांग है, इसमें अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों का विरोध बहुत ही ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि खासकर अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि जो चीन के कुछ, मतलब वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीन का समर्थन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो भारत का समर्थन करते हैं। तो जब एक जगह के लोग ही अलगाववादी आंदोलन करना शुरू हो जाए तो वहां पे दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है। तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वायत्तता की मांग। अब देखिए, आजादी के समय जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के आजाद होने के बाद राज्यों को अपने भारत के अंदर विलय करवाया था, तो उस समय आपने देखा था कि मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र जो था वो असम कहलाता था, जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि भाषा के हिसाब से ही जब राज्य का निर्माण हो रहा है, संस्कृति के हिसाब से ही जब राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो वो भी अपने अपने संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए एक अलग राज्य का मांग करना शुरू कर दिए। अलगाववादी आंदोलन के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रमुख अलगाववादी आंदोलन हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो मिजोरम का जो अलगाववादी आंदोलन है उसे जान लेते हैं। सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबंध न करने से यहाँ अलगाववादी आंदोलन उभरे। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया है पहले कि बहुत बड़ा जगह हुआ करता था असम। ऐसे में क्या हुआ, 1959 में असम के जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है, एक जगह है जहाँ पे अकाल का समय आया और वहां के लोग बीमार हुए, काफी लोग मरे, तो उनका सही तरीके से असम सरकार ने देखभाल नहीं किया, इसलिए वहां के लोग भड़क उठे और उन्होंने अलग राज्य का डिमांड कर दिया। सन 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे हम MNE कहते हैं, ने लाल डेंगा के नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। मतलब ये हिंसा पे उतारू हो गए, बम बारूद, गोला बारूद के साथ इन्होंने अपना अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया।
1986 में राजीव गांधी तथा लाल डोंगा के बीच में शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बनकर उभरा। यहीं पे मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नागालैंड। नागा नेशनल काउंसिल, जिसे हम एनएनसी भी कहते हैं, ये अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 से भारत से अलग होने और बृहत नागालैंड की मांग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया हुआ था। मतलब हिंसा पे उतारू था और ये सिर्फ चाहता था कि वो भारत से ही अलग हो। जैसे वो एक अपने, जैसे मैंने खालिस्तान के बारे में बताया है, ऐसे ही यह भी अपने आप को अलग करना चाहता था, खुद का एक देश बनाना चाहता था। कुछ समय बाद एनएनसी ने, मतलब एनएनसी के समूह में ही दो गुट हो गया। इसाक मुइया, जिसे हम एम कहते हैं, और दूसरा खाम्पलॉन्ग, जिसे हम के कहते हैं। भारत सरकार ने सन 2015 में एनएनसी एम गुट से शांति स्थापना के लिए समझौता किया। भारत सरकार ने जो इनके आपस के ही जो पार्टी थी वो जो दो भाग में टूट गया था, तो जो एम था इसाक मुइया, उसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया। किस लिए? किसने? भारत सरकार ने। पॉइंट हमारा कहता है बाहरी लोगों का विरोध। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोगों को यहाँ की जनता जो है अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती है। देखिए, बाहरी लोगों का विरोध कहने का मतलब है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए की तरह भारत में आ जाते हैं, तो इसे जो यहाँ की जो आम जनता है ना, वो अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानता है। 1979 में असम के छात्र संगठन आसू, AASU ने बाहरी लोगों के विरोध में ये जन आंदोलन चलाया था। उनका मानना था कि ये बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो उनकी संस्कृति के लिए खतरा है, उनके रोजगार के लिए खतरा है, उनके व्यापार के लिए खतरा है, उनके समाज के लिए खतरा है। जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच में भी शांति समझौता हुआ था। सन 2016 में असम विधानसभा चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा था। वहां पे जब चुनाव हुआ 2016 में, असम विधानसभा के अंदर बांग्लादेशी के घुसपैठिए रवैयों को लेकर एक मुद्दा बनाया गया, जिसके अंदर वहां पे चर्चा भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द्रविड़ आंदोलन। तो दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायर पेरियार ने किया था। याद रखिएगा, द्रविड़ आंदोलन जो था वो हमारे दक्षिण भारत में हुआ था, भारत के साउथ साइड में हुआ था, और ये तमिल समाज के सुधारक थे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन्होंने इसकी अगुवाई की थी। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद एवं हिंदी भाषा का विरोध किया, क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। खासकर सबसे पहले तो इन्होंने हिंदी भाषा को अपना लैंग्वेज मानने से इनकार किया और ब्राह्मणवाद को भी इन्होंने इग्नोर किया। दूसरे दक्षिण राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु में ही सिमट कर रह गया। दूसरे राज्य थे, मतलब तमिलनाडु कहने का मतलब है कि दूसरे राज्य और भी कौन थे? केरल था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था। तो इन लोगों का समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो ये सिमटकर अपने तमिलनाडु तक ही रह गया। इस कारण यहाँ पे एक नए राजनीतिक दल जिसका नाम था द्रविड़ कसनम का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागों में बट गया, जिसमें हम डीएमके और एआईडीएमके के नाम से जानते हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी रिजल्ट आ रहा है प्रधानमंत्री के चुनाव का, उसमें आपने देखा होगा कि तमिलनाडु से डीएमके ही जीत रहे हैं। मतलब वहां पे इनको आपस में काफी समर्थन प्राप्त है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी को काफी समर्थन प्राप्त है। और अभी के समय में अगर हम बात कर ले तो तमिलनाडु की राजनीति में ये बहुत प्रभावी है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है डीएमके पार्टी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सिक्किम का विलय। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा एवं विदेश मामले में अपने पास रखे और राजा चोग्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए गए, परंतु राजा जानता था कि लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका जा सकता है। मतलब कि वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, क्योंकि पूरा देश जो है वो डेमोक्रेसी डिमांड कर रहा था, तो ऐसे में सिक्किम के राजा को कहाँ राजतंत्र चलाने की इजाजत मिलती। तो अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम को भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह कराया, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की और फिर भारत सरकार ने सिक्किम को भारत के अंदर विलय कर लिया। जब सिक्किम को भारत का राज्य बनाया जा रहा था तो वो उस समय का 22वां राज्य था। 22वें नंबर पर सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। हम बात करेंगे गोवा मुक्ति के बारे में। तो गोवा, दमन और द्वीप 16वीं सदी से पुर्तगाल के अधीन में थे। उनका पुर्तगाल का कब्जा था इन सभी जगहों के ऊपर। 1947 में
1947 में भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगाल अधीन ही रहा। मतलब 1947 में भारत को तो आजादी प्राप्त हो गया, लेकिन ये कुछ ऐसे जगह थे जिनके ऊपर अभी भी पुर्तगालियों का ही अधिकार था। वो कौन कौन से जगह थे? तो वो गोवा था, दमन था, द्वीप था, जिसपे 1947 में भारत की आजादी होने के बावजूद भी इन सभी के ऊपर पुर्तगालियों का राज था। दूसरा पॉइंट है, महाराष्ट्र में समाजवादी सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में आजादी का आंदोलन चला। क्योंकि आपको पता है गोवा एक अलग राज्य है, लेकिन है तो महाराष्ट्र के पास, या फिर आप कहो कि महाराष्ट्र में सटा हुआ है। क्योंकि आपको अगर गोवा जाना है तो आपको मुंबई महाराष्ट्र ही जाना होता है और बहुत ही पास है वहां से। तो जो अपने पड़ोसी राज्य का इस तरह से हाल देख के जो गोवा के आजादी कराने की बात थी, उसमें महाराष्ट्र के जो समाजवादी सत्याग्रही थे उन्होंने गोवा को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर आजाद करवाया। कब? 1961 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और गोवा को आजाद करवाया। गोवा दमन द्वीप को संघ मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग अलग बने रहने के लिए जनमत संग्रह जनवरी 1967 में कराया गया और सन 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया। गोवा को राज्य का दर्जा जो है वो 1967 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, आजादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती है वो लोकतांत्रिक राजनीति के अभिन्न अंग के रूप में जाने जाते हैं। अब क्षेत्रीय आकांक्षा का क्या मतलब होता है? किसी खास राज्य के किसी खास क्षेत्र को लेके अगर किसी भी प्रकार का डिमांड या किसी भी प्रकार की मांग भारत सरकार से की जाती है तो इसे हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। कई बार इन्हीं क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आम नागरिक जो है वो हिंसा पे भी उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। अगर कोई आकांक्षाएं हैं, किसी प्रकार का डिमांड है तो उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। उसके साथ बैठ के सहमति से उनकी बातों को सुन के उसकी बातों का समाधान निकालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। कोई भी अगर सरकार का निर्माण करते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सरकार में होता है तो उसके इस साझेदारी को समझना चाहिए कि पूरे भारत देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हर एक क्षेत्रीय जगह को सही डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, संतुलित विकास मिलना चाहिए, उनके सामाजिक स्तर का विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा वही कहता है, क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण करना। मतलब ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और कहीं का विकास बिल्कुल रुका हुआ है। इससे क्या होता है कि असंतुलित समाज हो जाता है, अनबैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये आजादी के बाद से अभी तक की जितनी भी आकांक्षाओं से सबक मिला है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थे उसके बारे में था। प्रकार से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 है ये, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।